तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है ना। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र क्या होता है तथा इसके कितने भाग होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना कैसे बनता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। ठीक है। यानी नेत्र, जिसको हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में आंख बोलते हैं। ठीक है। तो आंख मनुष्य तथा अन्य जीवों को प्रकृति की एक अमूल्य देन है। यानी आंख जो है सभी जीवों के पास है, मनुष्य के पास भी है। ठीक है। तो आंख जो है प्रकृति द्वारा दिया गया एक अमूल्य देन है। ठीक है। जिसकी सहायता से हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी आंख की सहायता से ही हम अपने चारों तरफ के इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। यदि आंख न रहे तो सोचिए, कल्पना कीजिए कि हमारे जीवन में एक तरह से अंधकार छा जाएगा। ठीक है। इसलिए आंख जो है वो प्रकृति द्वारा दिया गया एक अमूल्य देन है सभी जीवों को। उसी में से मानव भी है, मानव के पास भी आंख होता है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो मानव नेत्र होता है ना, वो एक तरह से फोटो कैमरे की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। यानी मानव नेत्र जो है वो फोटो कैमरे की तरह कार्य करता है। जिस तरह से फोटो कैमरे में एक लेंस लगा होता है, उसी तरह हमारे आंखों में भी क्या एक लेंस है। बस दोनों में इतना अंतर है कि जो फोटो कैमरे का लेंस होता है वह कांच का बना होता है, और हमारे आंखों में जो लेंस है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। या फिर प्रोटीन का बना होगा, नहीं तो प्रोटीन से बने पदार्थ का बना होता है। ठीक है। हमारे आंखों का जो व्यास होता है वो 25 मिलीमीटर होता है। ठीक है। यानी हमारे आंखों का जो पूरा व्यास है वो कितना मिलीमीटर होता है, 25 मिलीमीटर, 25 mm बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। यानी हमारे पास जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं उस सभी ज्ञान इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय आंख को माना जाता है, क्योंकि इसी आंख की सहायता से हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है। अब बताइए, हमारी आंखों, हम अपनी आंखों की सहायता से वस्तुओं को देख कैसे पाते हैं। जैसे मान लिया हमारी आंखों के सामने जो भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारी आंखों में रेटिना पर बनता है। ठीक है। उस रेटिना पे वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। वो प्रतिबिंब वहां से विद्युत सिग्नल के रूप में बदल करके जाता है मस्तिष्क में, मस्तिष्क उसको सीधा करता है। ठीक है। इस तरह से हमको वस्तु दिखाई देता है। ठीक है। ये रही मानव नेत्र की कुछ बातें हम लोग पढ़ लिए। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं मानव नेत्र के कितने भाग होते हैं। ठीक है। उसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक मानव नेत्र की संरचना हम पहले से बना चुके हैं ताकि बनाने में टाइम न जाए। अब इसमें एक एक करके सभी भागों को हम समझा दे रहे हैं। ठीक है। ये देखिए, मानव नेत्र एक तरह से देख लीजिए खोखले गोले की समान दिखाई दे रहा है। ठीक है। मानव नेत्र देखिए एक गोले के समान, खोखले गोले के समान दिखाई दे रहा है। ठीक है। इस खोखले गोले के सबसे बाहरी वाला जो परत है ना, जो सबसे बाहरी वाला परत है, जो सबसे बाहरी वाला लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। ठीक है ना। तो दृढ़ पटल का परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग इस श्वेत रंग का होता है। कैसा होता है, श्वेत। ठीक है। मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग ठीक श्वेत, अपारदर्शी तथा दृढ़ होता है। ठीक है। दृढ़ मतलब कठोर भी होता है। ठीक है। इस परत को हम लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। इस पटल का काम यही होता है कि इस हमारे नेत्र में जितने भी अंग हैं, ठीक है, उन सभी को सुरक्षा प्रदान करता कौन, दृढ़ पटल। ठीक है। तो दृढ़ पटल का हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि दृढ़ पटल यानी हमारे नेत्र का सबसे बाहरी भाग श्वेत रंग का होता है पहले नंबर। ठीक, अपारदर्शी होता है तथा दृढ़ होता है। ठीक है। इसका काम यही होता है कि हमारे आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। इस श्वेत रंग का होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग अपने आंख को देखे होंगे दर्पण में, तो आपके आंखों में जो मतलब व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट दिखाई देता है, सफेद वाला भाग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। ठीक है। तो देख लीजिए पहला परिभाषा हो गया कौन सी, दृढ़ पटल। अब देखिए इस दृढ़ पटल के नीचे एक परत और है, एक लेयर और है। देखिए ये कैसा होता है, काले रंग का होता है। ये वाला लेयर कैसा होता है, काले रंग का होता है। ठीक है। इस परत को हम लोग बोलते हैं रक्तक पटल। क्या बोलते हैं, रक्तक पटल। ठीक। अब रक्तक पटल का परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली पाई जाती है। ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रक्तक पटल। यानी इसका परिभाषा इसे भी लिख सकते हैं, दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग का और परत पाया जाता है। ठीक है। एक लेयर और परत पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग रक्तक पटल। ठीक है। इस पटल का काम यही होता है, जब प्रकाश की किरणें आती हैं हमारे नेत्रों में, ठीक है, अब यहाँ पर जब रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाता है तो प्रकाश का पुनः परावर्तन ना हो जाए, इसलिए ई वाला लेयर उसके लिए जिम्मेदार होता है कि प्रकाश के किरणों को अवशोषित करके यानी परावर्तन होने से रोकता है। ठीक है। यानी प्रकाश के किरणों को परावर्तन से रोकेगा कौन, तो यही रक्तक पटल। यह काले रंग का होता है। काले रंग का इसलिए होता है ताकि यह प्रकाश को अवशोषित कर ले।
ठीक है ना। जानते हैं प्रकाश को काला रंग अच्छे से अवशोषित कर लेता है, इसलिए कैसा होता है, ये काले रंग का होता है। इसका एक काम और होता है, हमारे नेत्र को भोजन प्रदान करवाने का भी काम कौन करता है, ही रक्तक पटल, ठीक है ना। तो रक्तक पटल भी हम लोग समझ लिए। अब देख लीजिए, अब इस रक्तक पटल के नीचे यहाँ पर देखिए एक लेयर और है, सबसे यानी नेत्र का सबसे अंदर वाला लेयर समझ लीजिए, कह लीजिए, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी, रेटिना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। चाहे इसको रेटिना बोल लीजिए या फिर इसका दूसरा नाम होता है दृढ़ पटल, ठीक है ना। सॉरी, दृढ़ पटल नहीं, दृष्ट पटल। दृढ़ पटल तो बाहर वाला भाग है, ठीक है। सबसे अंदर वाले भाग को चाहे रेटिना बोलिए या फिर इसी को बोलते हैं दृष्टि पटल, क्योंकि प्रतिबिंब वहीं पर बनता है, इसी रेटिना पे, यानी इसी वाले भाग पे का बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। तो रेटिना की परिभाषा लिखेंगे, नेत्र का वह भाग जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना, ठीक है। यह सबसे अंदर वाला भाग होता है, ठीक है। देखिए 3 लेयर में सबसे अंदर वाला लेयर जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेटिना बोलते हैं, ठीक है। ये तो तीनों लेयर का बात हो गया। अब देखिए, अब नेत्र के सामने वाले भाग को क्या बोलते हैं। देखिए नेत्र का जो सामने वाला भाग है थोड़ा सा उभरा हुआ है, कहाँ, थोड़ा सा उभरा हुआ है, इस उभरे हुए भाग को हम लोग बोलते हैं कार्निया। क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, लिखेंगे नेत्र के सामने वाला भाग जो उभरा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निया। अब जब हमारे नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है ना, तो इसी कार्निया से होकर प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक है ना। सबसे पहले प्रकाश आएगा तो किससे होकर के जाएगा, कार्निया से होकर के जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यानी हमारे नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करेगा वो कहाँ से होकर करेगा, कार्निया से। अब कार्निया के जस्ट पीछे, यानी कार्निया के जस्ट पीछे एक झिल्ली का पर्दा होता है, ठीक है। एक रंगीन, कैसा, रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है। इस झिल्ली के पर्दे को हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस, आइरिस, ठीक है। देख लीजिए, यानी इस कार्निया के जस्ट पीछे एक रंगीन या किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है ना। देखिए काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसीलिए बोल दिया कैसा, रंगीन, ठीक है। रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जिसे क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। अब इसी आइरिस पे हमारे आंखों का रंग डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए जिसका आइरिस काला है तो उसका आंख काला दिखाई देगा, जिसका आइरिस नीला है, ठीक है, उसका आंख नीला दिखाई देगा, जिसका आइरिस भूरा है उसका आंख कैसा दिखाई देगा, भूरा दिखाई देगा, जिसका आइरिस लाल है कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, ठीक है ना। तो हमारे आंखों का रंग किस पे डिपेंड करता है, तो इसी आइरिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आइरिस जिस रंग का होगा हमारा आंख उसी रंग का दिखाई देगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए, इसलिए इसको बोलिए कैसा होता है, रंगीन, किसी भी कलर का हो सकता है, ठीक है ना। अब इस आइरिस के बीच में एक काले रंग का और छिद्र होता है, देखिए एक ब्लैक कलर का, एकदम बिल्कुल ब्लैक होता है, ठीक है ना। इस काले रंग के छिद्र को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं, ठीक है ना। पुतली बोल लीजिए या फिर इस पुतली को बोलते हैं नेत्र तारा भी बोलते हैं, चाहे नेत्र तारा बोलिए या फिर पुतली, ठीक है। तो लिखेंगे आइरिस के बीच में एक काले रंग का छिद्र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली या फिर नेत्र तारा, ठीक है। अब देखिए, इस पुतली का काम यही होता है, हमारी आंखों में जो भी प्रकाश प्रवेश करता है ना उसको कंट्रोल करता कौन, पुतली, ठीक है ना। यानी मतलब कितना हमारे आंखों में प्रकाश जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, उसको नियंत्रित कौन करेगा, तो पुतली। कैसे नियंत्रित करता, जैसे मान लीजिए आप कहीं, मान लीजिए धूप में चले गए, धूप में चल जा करके आप सूर्य को देखने लगे। अब सूर्य को देखेंगे पूरा आंख फैला करके नहीं देख पाएंगे, यदि पूरा आंख फैला करके देखेंगे तो आपका आंख खराब हो सकता है, ठीक है। आप जो ही सूर्य को देखेंगे यानी धूप में जा करके आपका आंख ऑटोमेटिक बंद होने लगेगा, यानी आपका जो पुतली रहेगा ना वो सिकुड़ जाएगा। जब पुतली सिकुड़ जाएगा तो प्रकाश कम जा पाएगा आपकी आंखों में, इससे आपका आंख खराब नहीं होगा। लेकिन उसी का उल्टा आप अंधेरे कमरे में कहीं जाइए जहाँ पर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा, वहां जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर आपका पुतली पूरा खुल जाता है, यानी पूरा आंख फैला करके देखते हैं, ठीक है, तब पर भी नहीं दिखाई देता। क्यों, अब वहां आपको देखने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रकाश चाहिए ना, अंधेरा तो वहाँ ज़्यादा प्रकाश चाहिए देखने के लिए, ठीक है। इसलिए आपकी पुतली क्या होती है वो फिर से फैल करके थोड़ा सा मतलब फैल जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आ सके, हम लोग थोड़ा सा अंधेरे में भी देख सके, ठीक है। इस तरह से हमारी आंखों में प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है, तो पुतली। अब देखिए ये पुतली कहाँ पर है, कहीं आइरिस के बीच में है का, इसलिए बताइए इस पुतली को कंट्रोल कौन करेगा, आइरिस। कौन, आइरिस। क्यों, क्योंकि आइरिस है, आइरिस के बीच में कौन सी है, पुतली है। जब आइरिस सिकुड़ेगा तो पुतली भी सिकुड़ जाएगा, जब आइरिस फैलेगा तो पुतली भी फैल जाएगा, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी आंखों में जो प्रकाश को नियंत्रित करता है
पुतली, ठीक है। लेकिन पुतली को भी कंट्रोल कौन कर रहा है? आइरिस, ठीक। हम ये भी कह सकते हैं हमारी आंखों में प्रकाश को आइरिस भी नियंत्रित करता है, ठीक है। आइरिस कहेगा तब पर भी सही है और पुतली कहेगा तब पर भी। क्यों? क्योंकि आइरिस पुतली को कंट्रोल कर रहा है और पुतली प्रकाश को नियंत्रित कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आइरिस ऑप्शन में रहेगा तो पर भी सही है और पुतली रहेगा तब पर भी सही है। यदि दोनों रहेगा तो आप लोग पुतली को ज्यादा, ठीक है, सही आंसर मानेंगे, ठीक है। ठीक, तो चलिए हम लोग पुतली को भी समझ लिए। पुतली को हम लोग नेत्र तारा भी बोलते हैं। अब देखिए, अब इसी पुतली यानी ये जो आइरिस मिला है, फिर क्या बोलिए पुतली, इस पुतली के पीछे देखिए एक उत्तल लेंस लगा हुआ है, का एक दुई उत्तल लेंस लगा है, ठीक है ना। इस लेंस का नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग नेत्र लेंस। क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस, ठीक है ना। इस लेंस को बोलते हैं हम लोग नेत्र लेंस, ठीक है। इस नेत्र लेंस की विशेषता यही है, ठीक है। ये नेत्र लेंस इसे परतों में पाया जाता है, लेयर में पाया जाता है, इस तरह से लेयर में पाया जाता है। नेत्र लेंस किस में पाया जाता है? लेयर में पाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ बाहरी परत है, हाई आंतरिक परत है, ठीक है। इसमें जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं ना, जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो इसका अपवर्तनांक बढ़ते जाता है, ठीक है। इस नेत्र लेंस की सबसे बड़ी विशेषता है, जब हम लोग कहाँ बाहर से अंदर की ओर जाएंगे ना तो इसका अपवर्तनांक का हो जाएगा, बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक है ना। ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, यानी द्वि उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस बोल सकते हैं या फिर द्वि उत्तल लेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी लेंस द्वारा जब प्रकाश आएगा अपवर्तित होकर के कहाँ पर जाकर के रेटिना पर मिलेगा, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, जिससे हम लोग को वस्तु दिखाई देने लगता है, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए, इस लेंस कोई पूछेगा ये लेंस किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक देखिए, जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो क्या होता है? बढ़ते जाता है। अब देख लीजिए, अब ये यहाँ तो नेत्र लेंस हो गया, सबसे सामने वाला भाग कौन सा था? कार्निया था, ठीक है। अब इसके बीच के जगह को, इस देखिए कार्निया और नेत्र लेंस के बीच के जगह को हम लोग बोलते हैं नेत्रोध, ठीक है। क्या बोलते हैं? नेत्रोध बोलेंगे, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा नेत्रोध किसे कहते हैं तो बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ कार्निया और नेत्र लेंस के बीच के जगह को, जो जगह रहेगा उसी को क्या बोलते हैं? नेत्रोध, ठीक है। तथा इस जगह में एक जलीय द्रव, मतलब एक द्रव भरा रहता है, ठीक है। इस बीच में एक क्या भरा रहता है? द्रव भरा रहता है। इस द्रव को हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं? इस द्रव को बोलते हैं हम लोग जलीय द्रव, जलीय द्रव, ठीक है ना। जलीय द्रव, कोई आपसे पूछेगा जलीय द्रव किसे कहते हैं, आप कह दीजिएगा नेत्रोध में जो द्रव भरा रहता है उसी को जलीय द्रव बोलते हैं। या फिर कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में भरे द्रव को क्या बोलते हैं? जलीय द्रव बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इधर कौन सी है? नेत्र लेंस मिल गया, इधर कौन सी है? रेटिना मिल गया। अब इसके बीच में भी एकदम द्रव भरा रहता है, खाली नहीं रहता। क्या रहता है? द्रव भरा रहता है। पहले नंबर इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को बोलते हैं हम लोग कछाभ कच्छ, ठीक है। कछाभ कच्छ, इसको क्या बोलते हैं? कछाभ कच्छ। कोई पूछेगा कछाभ कच्छ किसे कहते हैं, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के जगह को, ठीक है, क्या बोलते हैं? कछाभ कच्छ, कछाभ कच्छ। तथा इसके बीच में जो द्रव भरा रहता है ना उसको बोलते हैं कछाभ द्रव, ठीक है, कछाभ द्रव, ठीक है ना। इसके बीच के द्रव को क्या बोलते हैं हम लोग? कछाभ द्रव बोलते हैं, ठीक है। तो कछाभ द्रव हो गया, इस जगह को क्या बोलते हैं? कछाभ कच्छ बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या सीख चुके हैं? दृढ़ पटल, रक्तक पटल, रेटिना, ठीक है। इधर कार्निया हो गया, आइरिस हो गया, पुतली हो गया, नेत्रोध हो गया, जलीय द्रव हो गया और नेत्र लेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए, इस नेत्र लेंस को यहाँ पर देखिए कुछ मांसपेशियां से पकड़ के रखी हुई है का, ताकि नेत्र लेंस इधर उधर जा ना पाए, खिसक ना पाए, ठीक है। इन मांसपेशियों को हम लोग बोलते हैं पश्चमाभि मांसपेशियां, ठीक है। पश्चमाभि मांसपेशियां, इसको बोलते हैं पश्चमाभि मांसपेशियां, पश्चमाभि मांसपेशियां। इन मांसपेशियों का काम इतना होता है कि नेत्र लेंस को एक स्थान पर टिका के रखती हैं, ठीक है, ताकि नेत्र लेंस इधर उधर न जाए, ठीक है। तो नेत्र लेंस को एक स्थान पर टिका के रखने का काम कौन करती हैं? तो पश्चमाभि मांसपेशियां, ठीक है। इन पश्चमाभि मांसपेशियों का काम एक चीज और होता है, इन नेत्र लेंस की फोकस दूरी को भी कम बेसी करती हैं, ठीक है ना। कैसे? मान लीजिए इधर देखिए, मान लीजिए ये हमारा नेत्र लेंस है, ऊपर नीचे से पश्चमाभि मांसपेशियां इसको पकड़ी हुई हैं, ठीक है। कभी मान लीजिए नेत्र लेंस को दबा देंगे तब पर भी इसका फोकस बढ़ जाएगा, कभी मतलब नेत्र लेंस को खींच देंगे तब पर भी इसका फोकस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नेत्र लेंस के फोकस दूरी को कम या अधिक करने का काम कौन करता है?
तो पश्चमाभी मांसपेशियां, यानी हम कह सकते हैं नेत्र लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करने का काम तो पश्चमाभी मांसपेशियां। अब कैसे समायोजित करती हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हमको दूर की वस्तुएं देखनी रहेंगी, कोई भी वस्तु जो दूर है, ठीक है, जब दूर की वस्तु देखना रहता है तो बताइए जब दूर से ज़्यादा प्रकाश आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आंखों में जाएगा तब ना उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा। इसलिए हम दूर की वस्तु को देखने के लिए देखेंगे एकदम इसे आँख फाड़ के देखते हैं, इसे आँख पूरा फैला करके देखते हैं। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आए, हमारे आंखों में जाए और रेटिना पे पड़े, जिससे हम प्रतिबिंब बने और वस्तु दिखाई देने लगे। अब जब आंख हम लोग फैला करके देख रहे हैं तो पश्चमाभी मांसपेशियां देख रहे हैं लेंस को ऐसे खींच रही हैं, लेंस को क्या कर रही हैं, खींच रही हैं। जब लेंस इधर से ऐसे खिंचाएगा तो लेंस और पतला हो जाएगा, लेंस का होने लगेगा, पतला होने लगेगा। जब लेंस पतला होने लगेगा तो इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। उसी तरह आप जब पास की वस्तुओं को देखते हैं तो देखेंगे आंख इसे दबा के देखने लगते हैं, आंख एकदम दबा के देखते हैं। जब आंख को दबाएंगे मतलब पश्चमाभी मांसपेशियां किसको, लेंस को दबाएंगी, लेंस को दबाएंगी तो लेंस मोटा होने लगेगा। जब लेंस मोटा होने लगेगा फोकस दूरी घट जाएगा। अभी आगे इसको पढ़ेंगे कैसे फोकस दूरी घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। बस लेंस को दबाएंगे फोकस दूरी घट गया, ठीक है, फिर भी वस्तु हमको दिखाई देने लगा, ठीक है, प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाता है। इस तरह से देख रहे हैं फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने का काम कौन कर रही है, यही पश्चमाभी मांसपेशियां, यानी फोकस दूरी को समायोजित करने का काम कौन कर रही है, पश्चमाभी मांसपेशियां कर रही है, ठीक है। अब देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर हाई कौन द्रव है, जलीय द्रव, यहाँ पर कौन द्रव भरा रहता है, कचाप द्रव, ठीक है। अब देखिए हाई इस वाले सबसे अंदर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस परत को रेटिना बोलते हैं, यहीं पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब देख लीजिए इस रेटिना है, जो रेटिना है ना एक तरह से, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसे पतली पतली नसें निकली रहती हैं। एक तरह से कह लीजिए इन नसों का गुच्छा है, इस तरह से कौन सी एकदम नसों का है गुच्छा है, ठीक है। ये कैसी नसें रहती हैं, ठीक है, तो ये प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं रहती हैं। कैसी तंत्रिकाएं रहती हैं, प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं, जिनका काम यही होता है यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो उस प्रतिबिंब को विद्युत सिग्नल में बदल के इस रास्ते से कहाँ लेकर चले जाती हैं, मस्तिष्क में लेकर चली जाती है, ठीक है। अब देखिए इस रेटिना पर भी दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इस रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक ठोरक बोलते हैं हम लोग दंडाकार कोशिकाएं, ठीक है, दंडाकार कोशिकाएं, और दूसरे वाले को बोलते हैं शंक्वाकार, ठीक है, शंक्वाकार कोशिकाएं। तो हमारे रेटिना पे क्या प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं, एक दंडाकार कोशिकाएं, एक शंक्वाकार। दंडाकार कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता को बताते हैं, ठीक है, तथा शंक्वाकार कोशिकाएं, ठीक है, ये रंग को बताने का काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बना, वो वस्तु किस रंग का है वो कौन डिसाइड करेगा, रेटिना पे जो कौन कोशिका है, शंक्वाकार कोशिका, ठीक है। तो ये रंग पहचानने का काम करती है कि हमको कौन सा वस्तु किस रंग का दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई वस्तु किस रंग का है वो कौन बताएंगे, शंक्वाकार कोशिकाएं। अब प्रकाश की तीव्रता को कौन बताने का काम करता है, कौन सी, दंडाकार कोशिकाएं, ठीक है। यदि जिसके अंदर ये दंडाकार कोशिकाएं ज्यादा रहेंगी तो उसके अंदर प्रकाश की तीव्रता मतलब ज्यादा दिखाई प्रतीत होगा, मतलब वह अंधेरे में भी देख सकता है, मतलब उसको अंधेरे में भी थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देगा। किसको, जिसके अंदर दंडाकार कोशिकाएं ज़्यादा रहेंगी, और जिसके अंदर दंडाकार कोशिकाएं कम रहेंगी वो अंधेरा होते होते उसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आप लोग देखे होंगे मुर्गा यानी ज्यों ही शाम होगा वो अपना आराम से कहीं जगह खोज करके आराम से जा करके ढुक जाता है। क्यों? क्योंकि उस मुर्गे के अंदर उसके आंखों के रेटिना पर कौन, दंडाकार कोशिकाएं क्या होती हैं, कम होती हैं। इसलिए ज्यों ही शाम होता है प्रकाश की तीव्रता, यानी प्रकाश समझ लीजिए जो उसके रेटिना पे पड़ता है तो बताइए उसके रेटिना कौन सी, दंडाकार कोशिकाएं कम है, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता को अच्छे से वो पकड़ नहीं पाती हैं, जिससे उसको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता। कम तीव्रता रहेगा तो उसको वस्तु नहीं दिखाई देगा, चारों तरफ नहीं दिखाई देगा, उसको अंधेरा अंधेरा ही दिखाई देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास कौन सी, दंडाकार कोशिकाएं कम है, ठीक है। अब बताइए ज्यों ही, ये भी देखे होंगे मुर्गा जब ज्यों ही भोर होने लगता है, ज्यों ही भोर होता है तुरंत सबसे पहले उठ करके वो कुकड़ू चिल्लाने लगता है। क्यों बताइए, जब सूर्य सुबह भोर होगा बताइए प्रकाश आने लगेगा कहाँ, जब प्रकाश जब जैसे तेज होगा उससे मतलब उस तरह से उसके आंखों पे जाएगा, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता जब बढ़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी, इससे उसको आभास होगा हाँ दिन होने लगा। कब? जब प्रकाश की तीव्रता थोड़ा सा ज़्यादा उसको मिलेगा। और जो भी प्रकाश की तीव्रता कम होगा शाम होते होते फिर वो कहाँ चला जाएगा, डूब जाएगा। इस तरह से मुर्गे के अंदर कौन सी, दंडाकार कोशिकाएं कम होती हैं, ठीक। उल्लू को देख लीजिए, उल्लू के पास ई दंडाकार कोशिकाएं ज़्यादा होती हैं, ठीक है, उसकी आंखों में। इसीलिए आप लोग देखेंगे उल्लू को रात में भी दिखाई देता है,
क्यों? क्योंकि उसके पास दंडाकार कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा है, तो प्रकाश की थोड़े ही प्रकाश में वो वस्तु को देख पाता है, ठीक ना। तो इस तरह से यानी दंडाकार कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता को बताते हैं और शंक्वाकार कोशिकाएं प्रकाश के रंग को बताते हैं, यानी वस्तु के रंग को, कोई भी वस्तु किस रंग का है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों कोशिकाओं के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यही रेटिना पे एक बिंदु होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीत बिंदु। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीत बिंदु, पीत बिंदु। अब पीत बिंदु क्या होता है इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो यानी रेटिना पे स्थित वह बिंदु, कहाँ पर? रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीत बिंदु। अंग्रेजी में बोलते हैं येलो स्पॉट, ठीक है। यानी रेटिना पर वह बिंदु, इस पूरे रेटिना पे जहां पर प्रतिबिंब सबसे अच्छा दिखाई देगा, एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पीत बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब इस रेटिना पे एक बिंदु और होता है जिसको बोलते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु किसे कहते हैं? रेटिना पर स्थित वह बिंदु जहां पर प्रतिबिंब बनता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, उसे क्या बोलेंगे? अंध बिंदु, ठीक है। तो वो अंध बिंदु यहाँ पर है, देखिए जहां से प्रकाश तंत्रिकाएं निकल करके मस्तिष्क में जा रही हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी? अंध बिंदु, अंध बिंदु, ठीक है। तो देख लीजिए यदि यहाँ पर प्रतिबिंब कोई बनेगा तो यहाँ पर हमको वस्तु दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यहाँ से सभी की सभी तंत्रिकाएं निकल कर कहाँ जाती हैं? मस्तिष्क में जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसको विद्युत सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं हैं। ये प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं यानी प्रतिबिंब को विद्युत सिग्नल में बदल करके, ठीक है, सूचना को लेकर चले जाती है कहाँ? मस्तिष्क में, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, मस्तिष्क में जाकर के उसको सीधा किया जाता है मस्तिष्क के द्वारा, ठीक है। इस तरह से हमको वस्तु सीधा दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो देख लिए ये सब रहा कौन सी? मानव नेत्र का भाग हो गया, ठीक है। इसी में मानव नेत्र का भाग पढ़ते पढ़ते आप लोग देखिए मानव नेत्र की संरचना भी बना लेंगे, ठीक है। सबसे बाहर वाले परत को दृढ़ पटल, ओकरे अंदर रक्तक पटल, फिर सबसे अंदर वाला परत रेटिना, इधर से देखेंगे सामने वाले भाग को कार्निया, कार्निया के पीछे आइरिस, आइरिस के बीच में कौन सी? पुतली, ठीक है। फिर आइरिस के पीछे कौन सी? नेत्रलेंस है। नेत्रलेंस को जो मांसपेशियां पकड़ के रखी है उसको पश्चिमावी मांसपेशियां, ठीक है। नेत्रलेंस और कॉर्निया के बीच के जगह क्या बोलते हैं हम लोग? नेत्रोद बोलते हैं। इसमें भरे जल को क्या बोलते हैं? जलीय द्रव बोलते हैं। उसी तरह यहाँ नेत्रलेंस और रेटिना के बीच के जगह को क्या बोलते हैं? कचाव कच बोलते हैं। इसके बीच भरे द्रव को क्या बोलते हैं? कचाव द्रव बोलते हैं, ठीक। एक चीज और देख लीजिए, इस नेत्रलेंस का जो अपवर्तनांक होता है ना, वो 1.44 होता है। कितना होता है? 1.44 होता है। इस जलीय द्रव का अपवर्तनांक होता है 1.336 होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन नहीं इतना होता है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 1 कितना होता है? 336 होता है, ठीक है। जलीय द्रव का अपवर्तनांक 1.336, कांच का अपवर्तनांक, कांच का नहीं, इस लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44 होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग पूरे नेत्र के जितने विभाग होते हैं सबका अध्ययन कर लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए जितना भी हम लोग हेडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है सबको पढ़ लिए। दृढ़ पटल भी पढ़े, कार्निया पढ़े, रक्तक पटल, आइरिस प्रतारिका पढ़ लिए, पुतली जिसको नेत्रतारा भी बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस पढ़ लिए, नेत्रोद या फिर जलीय द्रव पढ़ लिए, कचाब कच, कचाब द्रव पढ़ लिए, रेटिना, दृष्टि पटल पढ़ लिए, ठीक है। पीत बिंदु और अंध बिंदु, ठीक है। यहाँ से हम लोग का मानव नेत्र के जितने भी भाग होते हैं वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि समंजन क्षमता क्या होता है, ठीक है। समंजन क्षमता किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, ठीक है, तो उसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। यानी हमारी आंखों में जो नेत्र लेंस है उस लेंस के पास, ठीक है, एक यानी अपने फोकस दूरी को कम या फिर अधिक करने की क्षमता है, ठीक है। तो इसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता, ठीक है। अब इस जो समंजन क्षमता इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इस समंजन क्षमता को कंट्रोल करने वाला, ठीक है, जो अंग है उसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमाभी मांसपेशी। क्या बोलते हैं? पश्चिमाभी मांसपेशी, ठीक है। क्योंकि पश्चिमाभी मांसपेशी ही नेत्र लेंस को एक स्थान पे पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। जब पश्चिमाभी मांसपेशियों में जब दबाव होता है, ठीक है, तो बताइए तब नेत्र लेंस का हो जाता है? थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। जब नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो उसका फोकस दूरी का हो जाता है? घट जाता है। उसी तरह जब पश्चिमाभी मांसपेशियां में मतलब अपने सामान्य अवस्था में आती हैं तो बताइए नेत्र लेंस का हो जाता है? थोड़ा सा खिंचा करके पतला हो जाता है। जब खिंचा करके पतला हो जाएगा तो उसका फोकस दूरी का हो जाता है? बढ़ जाता है। तो देख रहे हैं फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने का काम कौन कर रही है? पश्चिमाभी मांसपेशियां। हम कह सकते हैं जो नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता है वो उसको कंट्रोल कौन करती हैं? तो पश्चिमाभी मांसपेशियां, ठीक है। कैसे? तो पश्चिमाभी मांसपेशियां कभी देखिए सिकुड़ जाएंगी, यानी कभी नेत्र लेंस को दबा देंगी, कभी नेत्र लेंस को थोड़ा सा खींच देंगी। इससे नेत्र लेंस का क्या हो जाता है? मोटाई कम या फिर अधिक हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम या फिर अधिक हो जाती है। तो इस तरह से नेत्र लेंस की समंजन क्षमता को कौन
ठीक ना, निर्धारित कर रहा, तो पश्चिमाभी मांसपेशियां। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर दो फिगर बनाए हुए हैं। पहले वाले फिगर में ठीक वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। प्रकाश की किरणें देखिए मुखज के समांतर आ रही है, कहाँ से आ रही हैं, अनंत पे आ रही हैं। जब अनंत पे आ रही हैं ठीक, अब इस नेत्र लेंस को बताइए कौन पकड़ के रखी होंगी, पश्चिमाभी मांसपेशियां इधर पकड़ के इसको रखी हुई, तभी ये नेत्र लेंस एक स्थान पे टिका हुआ है। ठीक है, अच्छा बताइए, जब दूर की वस्तुएं देखना रहता है तो हमारी आंखें देखिए एकदम सामान्य अवस्था में रहती हैं, ना तो हम लोग को आंख को दाबना पड़ता, ना तो ज़्यादा फैलाना पड़ता, नहीं एकदम समझ लीजिए सामान्य अवस्था में रहती है। यानी हमारी जो पश्चिमाभी मांसपेशियां हैं एकदम नॉर्मल अवस्था में रहती है, एकदम समझ लीजिए एकदम शिथिल अवस्था में रहती है। ठीक ना, इस तरह से बताइए जब नॉर्मल अवस्था में है तब देख रहे हैं नेत्र लेंस हमारा क्या थोड़ा सा पतला है, क्या है, पतला। कब, जब दूर की वस्तुएं देख रहे हैं तब। ठीक है, लेकिन जब देखिए वस्तु कहाँ पर आ गया, पास में आ गया। जब वस्तु पास में आ गया, ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर कौन सी पश्चिमाभी मांसपेशियां इसको पकड़ के रखी हुई हैं। ठीक, तब देखिए जब वस्तु पास में रहता है, जब पास की वस्तु को हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा हमको आंख को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, दबाना पड़ता है। दबाने का मतलब हम अपने पश्चिमाभी मांसपेशियों से नेत्र लेंस को दबाते हैं। जब नेत्र लेंस को दबाते हैं देखिए लेंस थोड़ा सा मोटा हो गया, का लेंस यहाँ पर क्या हो गया, मोटा हो गया। अब जब लेंस मोटा हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसकी वक्रता बढ़ गई। वक्रता क्या होता है, मतलब घुमावदार है, ज़्यादा घुमावदार है थोड़ा सा कम घुमावदार है, तो इसकी वक्रता क्या है, कम है, इसकी वक्रता क्या है, ज़्यादा है। ठीक, अब इसकी वक्रता जब कम है, इसकी वक्रता ज़्यादा है, तो इसकी जब वक्रता कम है तो इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, इसकी जो वक्रता ज़्यादा है तो इसकी फोकस दूरी कम। ठीक है, मतलब वैसे देख लीजिए, यदि यहाँ से हम वृत्त बनाएंगे यहाँ ज़्यादा बड़ा वृत्त बनेगा, मतलब फोकस दूरी ज़्यादा मिलेगा। यहाँ देखिए वृत्त बनाएंगे इससे तो छोटा सा वृत्त बनेगा, यानी यहाँ पर फोकस दूरी कम। बस इतना समझिए, जिसकी वक्रता ज़्यादा फोकस दूरी कम, जिसकी वक्रता कम फोकस दूरी ज़्यादा। वक्रता मतलब घुमावदार, कौन कितना ज़्यादा घुमावदार है, कम घुमावदार है यानी वक्रता कम, तो इसकी फोकस दूरी ज़्यादा, इसकी वक्रता ज़्यादा तो फोकस दूरी कम। तो देख रहे हैं इसकी वक्रता यानी फोकस दूरी को कम बेसी कौन कर रहा है, ये पश्चिमाभी मांसपेशियां। देखिए यहाँ पश्चिमाभी मांसपेशियां लेंस को दाब दिया तो वक्रता बढ़ गया, फोकस दूरी घट गया। पश्चिमाभी मांसपेशी अपने समान अवस्था में चली गई, थोड़ा सा लेंस खींचा गया, लेंस पतला हो गया, फोकस दूरी का हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं जब फोकस दूरी कम बेसी हो रहा है बताइए तो समंजन क्षमता कौन डिसाइड कौन कर रहा है, निर्धारित कौन कर रहा है, तो पश्चिमाभी मांसपेशियां। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर देखिए कोई सामान्य नेत्र भी है, सामान्य नेत्र भी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए वस्तु कहाँ पर रख सकते हैं हम लोग, अनंत पर। अनंत पे कोई वस्तु वहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, देखिए लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा है, रेटिना पे। रेटिना वाला भाग है, ठीक है, तो रेटिना पे देख रहे हैं इसका वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कोई सामान्य नेत्र है वो अधिकतम से अधिकतम कितने वस्तु दूर तक देख सकता है, अनंत तक। ठीक है, किसका सिंबल है, अनंत का सिंबल है। ठीक है, तो हम लोग का जो दूर बिंदु होता है, हम लोग कितना दूर देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनंत। तो दूर बिंदु का हो गया अनंत। और निकट है, नजदीक से नजदीक कितना देख सकते हैं, ठीक है, तो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इस 25 सेंटीमीटर को हम लोग बोलते हैं निकट बिंदु। क्या बोलते हैं, निकट बिंदु। यानी कम से कम हम लोग देख सकते हैं 25 और ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं कहाँ तक, अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा 25 से तो कम वो देख सकते हैं हम लोग, 25 से कम देख सकते हैं आप। ठीक है, आप 20 भी देख सकते हैं, 15 भी देख सकते हैं, लेकिन जब आप 15-20 देखेंगे ना तो आपकी आंखों पे दबाव पड़ेगा, आंखों पे दबाव पड़ेगा। इसे आप 1 से 2 घंटा तक इसे देख लीजिए 15 सेंटीमीटर पे, देखिए आपका सर कितना दर्द करने लगेगा, आंखें दर्द करने लगेंगी। ठीक, क्यों, क्योंकि तो दिक्कत होने लगेगा अच्छे से प्रतिबिंब, यानी हमारा जो नेत्र लेंस है उसको अच्छे से समायोजित कर का फोकस दूरी को समायोजित करना पड़ेगा। ठीक, इससे क्या होता है, थोड़ा सा तनाव उत्पन्न होता है। जब तनाव उत्पन्न होगा तो दर्द होने लगेगा, आंखों में सर दर्द होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग का जो निकट बिंदु है कितना, 25 सेंटीमीटर। अब दूर बिंदु कितना है, अनंत है। अब देखिए, अब इसी के बीच में एक चीज पढ़ लेते हैं हम लोग, दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं, या फिर दृष्टि क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, दृष्टि विस्तार बोलिए या तो दृष्टि क्षेत्र। ठीक है, दृष्टि विस्तार, विस्तार। ठीक है, अच्छा बताइए दृष्टि विस्तार किसे कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। दृष्टि विस्तार मतलब हम कम से कम कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा कितना देख सकते हैं,
अनंत देख सकते हैं, कितना देख सकते हैं, अनंत। ठीक है, इस 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि विस्तार क्षेत्र बोलते हैं या फिर दृष्टि क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, यानी जहां तक हम लोग वस्तु को देख पाएंगे, कम से कम 25, ज्यादा से ज्यादा अनंत। तो इस 25 और अनंत के बीच के, ठीक है, दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि क्षेत्र या फिर दृष्टि विस्तार बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से पूरा का पूरा समंजन क्षमता क्या हो गया, खत्म। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेत्र से संबंधित बीमारियों के बारे में।